एमसीक्यू है तुम्हारे लिए, ठीक है। आज अभी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है 2026 का। इंडिया की रैंक कौन सी है इसमें? रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है इसकी। इसकी रैंक क्या है इंडिया की? यहाँ पे इसी हफ्ते आई है रैंक। 14। ग्लोबल टेररिज्म, इसका मतलब समझते हो तुम? क्या है इसका मतलब? क्या फैक्टर रहते हैं टेररिज्म इंडेक्स के? कैसे नापते हैं इंडेक्स को? कौन चुनाव सुनाई? जहाँ दंगे होते हैं वो टेररिज्म में आते हैं। मतलब अगर यहाँ पे दंगे हो गए तो टेररिज्म हो गया। वॉर नहीं होता टेररिज्म में। टेररिस्ट इंसिडेंट कितने होते हैं? जैसे कश्मीर में देखते हो हर दिन कुछ ना कुछ होता है। नॉर्थ ईस्ट में देखते हो हर दिन कुछ ना कुछ होता है ना। तो ये टेररिज्म वो होते हैं टेररिस्ट। इसको बोलते हैं टेररिज्म। ऐसे नहीं कि कोई दंगा हो गया तो टेररिज्म में आ गया, वो दंगा है। तो इंडिया की रैंक कौन सी है इस बार? अभी तुम देख रहे हो ना, जनवरी अभी फरवरी मार्च में बहुत रैंकिंग आ रही है ना। रैंकिंग निकली वर्ल्ड लेवल पे, रैंकिंग निकलनी है। तो इसकी रैंकिंग कौन सी है इंडिया की? हम्म, बोलो। कम मैं करता हूँ। कौन सा है ये वाला है? कौन सी रैंकिंग है? क्या हुआ? अच्छा भैया, बताइए। इस रिपोर्ट को इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? जारी करने संस्था का नाम क्या है? बताओ। यूनाइटेड नेशन नहीं करता। नहीं। एक संस्था है, आईईपी, ठीक है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ये इस रिपोर्ट को जारी करता है और इंडिया की रैंकिंग है इधर बैठ जाओ। 13th रैंक है। 13th रैंक है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सिडनी में। हर साल रिपोर्ट निकलती है, सिडनी से निकलती है। कौन निकालता है? आईईपी, ठीक है। इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं कि बैट कितने टेररिस्ट इंडेक्स, मतलब वो इंसिडेंट हुए हैं किसी कंट्री में, वो कंट्री अपना रिपोर्ट देगी पूरा, ये भी निकालते हैं, ठीक है। कितने टेररिस्ट एक्टिविटीज भी हैं पूरी इसमें। फैटलिटीज कितने भी हैं, फैटलिटीज पता है ना, कितनी मौतें हुई हैं, ठीक है। इंजरीज कितनी हुई हैं इस एक्टिविटी से। और हॉस्टेजेस, हॉस्टेजेस पता है क्या होता है? बंधक कितनों को बनाया गया है। ये फैक्टर्स है इसके, एक साल में जो कितने होते हैं उसी बेस पे उसको निकाला जाता है कि इंडेक्स में टॉप पे कौन है, बॉटम पे कौन है। सबसे टॉप पे कौन है? पाकिस्तान नंबर 1 पे इस समय, ठीक है। और डेडलिएस्ट टेरर कौन सा ग्रुप है टेररिज्म के लिए? इस्लामिक स्टेट। ये कहाँ पे सक्रिय हो जाता है वैसे इस्लामिक स्टेट? आपको देखा है? पहले सीरिया, सीरिया, इराक, सीरिया इस तरफ, बाद में आई इधर ये अफगानिस्तान। लेकिन तालिबान और इनकी नहीं बनती है, थोड़े मतभेद हैं उस पर। तो ये अलग है, ये टॉप पे है इस समय। ज़्यादातर आप देखते होंगे जितने भी मिडिल ईस्ट में जो काम होते हैं, या अगर सीरिया पे या कहीं भी लेबनान या कहीं भी, तो या अफगानिस्तान में, वो यही करते हैं ज़्यादा। पाकिस्तान के अंदर भी इस्लामिक स्टेट ही करता है, ठीक है।
तो आपको जितने भी इंडेक्स आ रहे हैं रैंकिंग याद रखो, इंडेक्स भी और कौन निकाल रहा है। देखो जिसको टेररिस्ट घोषित किया गया है, घोषित किए जाते हैं ना कि ये ग्रुप को हमने टेररिस्ट घोषित कर दिया है, तो वो टेररिज्म एक्टिविटी में जाएंगे। ठीक है, अगर जिस ग्रुप को टेररिज्म घोषित नहीं किया है, नक्सलाइट को आप टेररिज्म में नहीं गिनते हैं आप। कभी सुनता है कि आप जब यही तो सुनते हैं ना कि नक्सलाइट अटैक हुआ है, ये थोड़ी बोलते हैं कि टेररिस्ट अटैक हुआ है छत्तीसगढ़ में या महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में, कभी झारखंड में, कभी सुना है आपने नाम से? उसको नक्सलाइट इसलिए बोलते हैं कि वो यहीं के लोग हैं और वो किसी और चीज़ के लिए लड़ रहे हैं वहाँ पे। उनको लाल सलाम बोलते हैं, लाल सलाम ही बोलते हैं ना उसका। हाँ तो उसको उसको गवर्नमेंट ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर लिया है ना। खालिस्तान को जो उसके ग्रुप्स हैं उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर डिक्लेयर करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता। मान लो कल की डेट पे कोई बड़ा टेररिस्ट बंदा है, उस पर जो हेड है उसका वो इंडिया से बाहर है, तो उसके लिए रेड कॉर्नर नोटिस किस निकालोगे? वो भी तो निकालना पड़ता है, प्रूफ देने पड़ते हैं। रेड कॉर्नर नोटिस पता है ना क्या होता है? नहीं पता है? ये इंटरपोल पता है? इंटरपोल का नाम सुना है? इंटरपोल क्या करता है? पुलिस टाइप का है, पुलिस का ऑल ओवर द वर्ल्ड का एक पुलिस का ऑर्गेनाइजेशन समझ लो इसे। ठीक है, मान लो यहाँ पे कुछ होता है देहरादून में, मान लो ठीक है, कोई बहुत ही करोड़ों की धोखाधड़ी कर लेता है या कुछ भी हो जाता है यहाँ पे और वो देश छोड़ के भाग जाता है। ठीक है, लेकिन उसे पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अब क्या होगा कि जो कंट्री है, होम मिनिस्ट्री है यहाँ की, जो सेंटर है, वो इंटरपोल को बोलेगी रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दो भाई। गवर्नमेंट ही बोलेगी कि इंटरपोल को भी जाएगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड में जहाँ भी उसके हर वो चले जाएंगे, फोटोज से लेके सब चीज़, इस बंदे को ढूंढो, इसके लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। तो उसको जहाँ भी मिलेगा और वहाँ पकड़ा जाएगा। ठीक है, और हर कंट्री के साथ किसी ने, जैसे होता है ना कि इंडिया के बहुत सारी कंट्री से ये है कि भाई मैंने पकड़ा, मतलब ब्रिटेन ने पकड़ा किसी को और इनके साथ चेंजिंग करने की वो हो रखी, भाई जो पकड़ा जाएगा अपराधी आप मुझे देंगे, आपका अपराधी हम आपको देंगे। चलता है ना ऐसे। इसलिए तो जो जैसे नीरव मोदी हैं ये कहाँ भागे, फिर ऐसी कंट्री में भागे जहाँ पे ही एक्सचेंज का है ही नहीं। छोटी छोटी कंट्री जिनके नाम भी नहीं सुनेंगे हमने आज तक, उन कंट्रियों की इन्होंने नागरिकता ली। ठीक है, तो इंटरपोल का काम पूरा वही होता है। ठीक है, रेड कॉर्नर नोटिस यही होता है कि आपके खिलाफ पूरी दुनिया में नोटिस चले जाता है, हर कंट्री में। छुप लो जहाँ छुपना है फिर उसके बाद। ठीक है, 35वां सरस्वती सम्मान 2025 किसको मिला है? बताओ। किसको मिला है? ये सारे सम्मान अभी मिले हैं, किसको मिले हैं? हम्म, बताओ, तुक्का तो मारो। 35वां सरस्वती सम्मान 2025 किसको मिला है? राम कुमार मुखोपाध्याय। ठीक है, ये क्या है? बंगाली राइटर है, बंगाली राइटर है। सरस्वती सम्मान के बारे में पता है? कौन जारी करता है? कितना इसका कैश मिलता है? प्राइस, कैश प्राइस कितना है? कब कब से स्टार्ट हुआ है सरस्वती सम्मान? हर साल निकलता है सरस्वती सम्मान और हर साल क्वेश्चन आता ही है। हर साल आता है ना, हर साल निकलता है, ऐसे भी नहीं कि 2 साल में एक बार निकलता है। इस सम्मान को कौन देता है और कब से शुरुआत हुई थी? 1991 से शुरुआत हुई है इसकी।
के बिरला फाउंडेशन करता है इसे। 1991 से सरस्वती सम्मान की शुरुआत हुई थी, के बिरला फाउंडेशन इसे देता है। ठीक है, हर साल देता है। और कैश प्राइस कितना है इसका? 15 लाख रुपए मिलते हैं इसमें। ठीक है, कितने मिलते हैं? 15 लाख रुपए। ठीक है, और इसमें क्या है, इसकी कंडीशन क्या है? और कंडीशन क्या है? लिटरेचर में है, लेकिन कंडीशन क्या है? 8th शेड्यूल के अंदर जितनी भी लैंग्वेज आपकी हैं उसी लैंग्वेज में मिलेगा। कितनी लैंग्वेज है 8th शेड्यूल में? 22। तो 22 लैंग्वेज जो है उसमें से जो भी लैंग्वेज में आपने लिटरेचर लिखी है, बुक जो भी लिखी है आपने, उसी में मिलेगा। ठीक है, और 10 साल के अंदर जो वो होता है, जो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वो होगी, पब्लिश होगी, और 10 साल के अंदर उसका क्रिटिक्स जो भी देते हैं, लोग बताएंगे उसके बारे में, ये पब्लिश हो जानी चाहिए, तब मिलेगा ये। ठीक है, 10 साल, प्रीवियस 10 ईयर्स, जैसे 25 का है तो उससे पहले का। ये कंडीशन है इसमें। नहीं, वो इस पे नहीं है, वो दूसरे वाले में, जो तुम बोल रहे हो दूसरे वाले में। इसमें सिर्फ 22 लैंग्वेज हैं जो 8th शेड्यूल में होती हैं बस। 8वीं अनुसूची में जो हैं वही रहेंगी इसमें। ठीक है, देखो 35वां सदस्य किसके बारे में हो रहा है? 1991 में के बिरला द्वारा 8th शेड्यूल। ठीक है, कैश प्राइस कितना है? 15 लाख। ये नॉर्मल पॉइंट से याद रखने पड़ेंगे आपको, कितना कैश प्राइस है, कितना क्या है। ठीक है, इंडियन सिटीजन एंड पब्लिश विद इन द प्रीवियस 10 ईयर्स। प्रीवियस 10 ईयर में पब्लिश हुई होनी चाहिए बुक्स। ऐसे नहीं जो आज लिखी है और कल पब्लिश हुई उसको मिल गया, नहीं। क्योंकि 10 साल तो वो देखेंगे, जो भी है 10 साल पहले, चाहे 2 साल पहले लिखी हो, जो भी है उसका जो देखते हैं कौन सी वो बेस्ट है, तो उसके बेस पे उसको मिलता है। टेबल प्राइस बताओ भाई। एबल प्राइस, एबल प्राइस का नाम सुना है? एबल प्राइस हर साल मिलता है, हर साल। ये भी किसको मिला है इसमें एबल प्राइस? पहले बताओ, एबल प्राइस किस क्षेत्र में मिलता है, बताओ। मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज है, मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज है। हर साल नॉर्वे देता है, हर साल नॉर्वे देता है मैथमेटिक्स। जिसने मैथमेटिक्स किसमें कंट्रीब्यूशन किया है उसको मिलता है। तो इस साल किसको मिला है? इस साल मिला है जेराट फॉल्टिंग्स को। ठीक है, जो ये एबल प्राइज है, इसकी जो इस्टेब्लिश हुआ था 2002 में, कौन देता है? नॉर्वे। ठीक है, मैथ्स का क्या है ये? मैथमेटिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज है। ठीक है, जो इनको मिला है, इन्होंने 1983 में मैथमेटिक्स पे कोई फॉर्मूला था, उस पर काम किया था। ठीक है, उसके भी लिए मिला है इन्हें। वो सबसे टफ था जिसको प्रूफ करना, उसको इन्होंने कर किया था। मतलब बड़े से बड़े मैथमेटिशियन नहीं कर पा रहे थे इसको, तो इन्होंने इसको सॉल्व किया था। किसने? जेराड फॉल्टिंग्स ने। और इसमें जो मिलता है वो 7.5 मिलियन नॉर्वे की क्या होती है, नॉर्वेन नॉर्वेजियन कॉर्नर जो होती है ना, यहाँ की जो करेंसी है, ये इसका जो मिलता है वो मिलता है 7.5 मिलियन। ये ऑनर
हाँ, नॉर्वेजियन कॉर्नर मिलता है 7.5 मिलियन मिलता है, मतलब लगभग इंडियन करेंसी के हिसाब से 7 करोड़। लगभग इंडियन करेंसी से कन्वर्ट करोगे आप इसे तो 7 करोड़ समथिंग है, इतना पैसा मिलता है इसमें। ठीक है, इनको मिला था 2024 का, 2025 का। जापानीज है, नाम से पता लग रहा है ना, मसाकाई सवारा जापानीज है। ओनली इंडियन जिसको आज तक मिला है, इंडियन सिर्फ एक ही है, ऐसा श्रीनिवासा वर्धन। इनको मिला था 2007 में। ओनली इंडियन है, सिंपल। ठीक है, और ऐसे नहीं कि इंडिया रहते हैं, इंडियन है बस, यूएस सेटल्ड है बाहर, लेकिन ओनली इंडियन यही है, इसके अलावा इंडियंस को आज तक नहीं मिला। ठीक है, तो याद रखना एबल प्राइज क्या होता है, मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज है, 2002 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, नॉर्वे देता है, और प्राइज मनी कितनी है, 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन कॉर्नर है। आपको नॉर्वे की करेंसी पता लग जाएगी यहाँ पे। ठीक है, नाम याद रखना। ये क्वेश्चन आते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये सब आएंगे करंट अफेयर के बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बताओ इसका। स्वतंत्र भारत का सेकंड स्टेट कौन है जिसने यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने स्टेट में लागू कर दिया है? पहला स्टेट कौन सा है? उत्तराखंड। दूसरा स्टेट कौन सा है? गुजरात। इससे बड़ी बात क्या है, सबसे पहले पॉइंट देखो क्या है, इंडिपेंडेंट इंडिया का। इससे पहले इसके पास था गोवा। कब था वहां चालू? 1961। मैंने क्वेश्चन क्या बोला है, भारत आजाद कब हुआ था? मैंने भारत यहाँ क्या बोल लिखा है, यही गलती होती है वहाँ क्वेश्चन में। क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना, एमसीक्यू जब आते हैं, यही गलती कर दोगे यहाँ पे। अभी तुमने बोला 1961 गोवा, तुम तो गोवा के हिसाब से बोला, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इंडिपेंडेंट इंडिया। गोवा में कब हुआ था, किसने लगाया था? पोर्टुगीज ने, 1867। ठीक है, 1867 में पोर्टुगीज ने लगाया था उस समय। और किस आर्टिकल में यूसीसी? डीपीएसपी के 44 में। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे कंट्री में है क्या, क्यों लाया जा रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे उत्तराखंड में है, अब और स्टेट में भी आ रहे हैं, क्या क्या है इसका बताओ। आर्टिकल 44 क्या कहता है डीपीएसपी का? आर्टिकल 44 डीपीएसपी का क्या कहता है? इक्वल लॉ होने चाहिए सबके लिए, चाहे कोई भी धर्म है। अभी क्या होता है, जैसे शादियां हैं, डिवोर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उत्तराधिकारी के लिए है, तो वहाँ पे क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट हिंदुओं के लिए, मुस्लिम लोग, मुस्लिम के लिए क्या है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, है कि नहीं है? तो उसके बेस पे काम होता है। अभी आप कभी कोर्ट जाएंगे, अभी कभी कुछ आप वहाँ जाइए, या अगर कोई शादियाँ हो रही है, रजिस्ट्रेशन है, या कोई केस चल रहे हैं, डिवोर्स के केस या उत्तराधिकारी केस चल रहे हैं, वो बेस करते हैं उनके उसमें, हिंदू मैरिज एक्ट पे चलेगा, ये उनके एक्ट पे होगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट पे चलेगा, इसलिए। लेकिन अब क्या है कि एक ही रहेगा सबके लिए समान, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, कोई भी है, उसके लिए एक ही कोड रहेगा, एक्ट रहेगा। तो डीपीएसपी के अंदर बहुत पहले लिखा गया, लेकिन अभी तक पूरी स्टेट इंडिया में भी लागू नहीं है ये पता है ना आपको, पूरी इंडिया में भी लागू नहीं है ये। तो आपको आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 44 में है ये डीपीएसपी के। डीपीएसपी किस उसमें आता है नंबर में, पार्ट 6 में, 4th में है ना। हाँ, तो कौन है गुजरात के सीएम, कौन है इस समय गुजरात के सीएम? भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल वहाँ पे गुजरात के इस समय सीएम है।
किसने वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता है इंडियन ओपन स्क्वैश 2026 का वुमेन्स सिंगल टाइटल किसने जीता है? बताओ। नाम सुने कभी? दीपिका पल्लिकल, जोसना चिनप्पा, अनंत सिंह, हना मोर्तजा, इनके नाम सुने कभी? किसी भी खिलाड़ी का नाम सुना है इनमें से? किसी ने भी नहीं सुना? ठीक है। दीपिका पल्लिकल, दिनेश कार्तिक को जानते हो? लड़के जानते हो? दिनेश कार्तिक उनकी वाइफ है और टॉप सीड है ये स्क्वैश की प्लेयर हैं, बहुत नंबर टॉप सीड में आती है इंडिया में, वर्ल्ड लेवल पे भी अच्छा नाम है इनका। दीपिका पल्लिकल। जोसना चिनप्पा खुद स्क्वैश की खिलाड़ी हैं। इनके नाम आपको जब उसके लिए होते हैं ना वर्ल्ड लेवल पे या ओलंपिक के लिए जब जाते हैं या एशियंस गेम्स के लिए, कॉमनवेल्थ में, आपको ये नाम पक्का दिखेंगे हर बार, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियंस गेम हो, कोई भी है, आपको ये तीन नाम तो दिखेंगे। ये लड़की इजिप्ट की है। ठीक है। किसने जीता है? अनंत सिंह ने। अनंत सिंह ने, छोटी है अभी बहुत है, और इस बार इसने इंडियन ओपन स्क्वैश जीता है 2026 का। स्क्वैश पता है ना? स्क्वैश गेम क्या होता है? पता है स्क्वैश गेम? देखा है? एक कमरा आता है, ऐसे दीवार होती है, इधर शीशा होता है और दीवार में बॉल मारनी पड़ती है। इतनी सी बॉल होती है, छोटी सी, रैकेट से मारना पड़ता है। ठीक है, वो होता है स्क्वैश। इधर बैकग्राउंड में क्या होता है, शीशा होता है बड़ा सा इधर, मतलब पीछे से लोग देख सकें, क्योंकि उनका मुंह तो इस तरफ है, दीवार की तरफ। ठीक है। अनंत सिंह। 8वां कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 कहाँ होंगे? 8वां कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 कहाँ होंगे? इंडिया। कहाँ होंगे? बोलो बोलो बोलो, तुक्का तो मानना ही पड़ेगा। एक, चार में से एक तो लगता ही है। बताओ। 8th कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स कहाँ होंगे? माल्टा। अब माल्टा वो पता है मेडिटेरियन सी में छोटी सी कंट्री है। इटली है ऊपर टॉप पे, ऐसा इटली आता है, इटली का नक्शा भी ऐसे आता है ना, इधर कहीं पे माल्टा है। ठीक है, मेडिटेरियन सी में छोटी सी कंट्री थी, कंट्री माल्टा। ठीक है, तो माल्टा, मैंने इंडिया लिखा था, मुझे पता है इंडिया मारोगे। इसमें से कितनी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं? 3। कौन कौन सी हैं इनमें? शुरू की 3। चाइना क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रिटिश के ये कभी भी अंडर में नहीं रहा है। जो कंट्री ब्रिटिश के अंडर में रही है उनका एक अपना कॉमनवेल्थ ग्रुप है। ठीक है, इसलिए कॉमनवेल्थ गेम उन्हीं कंट्री के होते हैं जो ब्रिटिश के अंडर में रहे हैं। ठीक है, तो ये माल्टा भी उसी में रहा है। मोनोपोली अलग होती है किसी ट्रेड के लिए। देखो आप अगर देखते हो हांगकांग 1994 या 1990 ऐसी कुछ में उसको हांगकांग को छोड़ आज़ाद किया गया ना, ब्रिटिश से डील हुई थी उसके बाद, क्योंकि कुछ साल के लीज पे दिया गया था उस समय पे। ऐसे कुछ हमें याद नहीं आ रहा अभी, 99 से पहले ऐसे कुछ हुआ था, तो छोड़ा गया था उस समय ना, याद नहीं, 90s में ही हुआ था, छोड़ा था उन्होंने हांगकांग, स्पेशली हांगकांग को, चाइना पूरा नहीं। ठीक है, तो जो हांगकांग है वो पार्ट था बस उसके पास, वहाँ तो पूरा पहले से ही, बाद में जैसे पहले राजा थे वहाँ पे, जो वहाँ के किंग्स थे, बाद में फिर वहाँ पे सोशलिस्ट आए, है ना, कम्युनिस्ट आए वहाँ पे, सोशलिस्ट तो वो रशिया में, यहाँ कम्युनिस्ट आए। ठीक है, तो ऐसी है, वो पूरा पार्ट कभी भी ब्रिटिश के अंडर में नहीं रहा है। ट्रेड इनके वो रहे हैं, डेफिनेट रहे हैं, ट्रेड के चक्कर में रहे हैं,
कि भाई हम हमारा ट्रेड चलेगा, किस चीज़ का होगा, उसका रहा है। और ओनली हांगकांग रहा है उनके अंडर में लंबे टाइम तक। अब जब लीज खत्म हुई उसकी तो उन्होंने हांगकांग छोड़ा। ठीक है, तो इस पे जो यूथ गेम्स हैं, कितने से कितने साल तक के बच्चे होंगे इसमें? 14 टू 18 ईयर्स, 14 से 18 साल तक के बच्चे खेलेंगे इसमें। और पहली बार जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स हुए थे, कहाँ हुए थे? 2000 में एडिनबर्ग। एडिनबर्ग पता कहाँ है? स्कॉटलैंड में। एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में 2000 में पहली बार स्टार्ट हुए थे ये। ठीक है, और हर 4 साल में होते हैं। अभी हो रहा है 27 में, अब फिर 4 साल बाद फिर होगा। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 में जो रिलीज करता है कौन? IQ एयर। इंडिया की रैंक कौन सी है इसमें, बताओ? इंडिया की रैंक 6th, बोलो। और 4th, और बताओ। ऑप्शन 5th, ठीक है। और छठी रैंक है इसको। ये IQ एयर है, ये एक स्विस फर्म है, स्विट्जरलैंड की एक फर्म है जो हर साल एक रिपोर्ट निकालती है वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, स्विस फर्म है जो हर साल रिपोर्ट निकालती है इसकी। तो टॉप पे कौन है इस बार? पाकिस्तान टॉप पे है, नंबर 1 पोजीशन पे। नंबर 1 पोजीशन पे IQ एयर की जो खराब में है वो है पाकिस्तान। ठीक है, और सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है? इसका मतलब ये नहीं कंट्री टॉप पे है तो उसकी सिटी भी टॉप पे जाएगी। दिल्ली नहीं है। इस सिटी का नाम सुना है? लोनी। लोनी का नाम नहीं सुना है? यहाँ बस भी आती है रोडवेज की, लोनी डिपो की। जब यहाँ से आप दिल्ली आते हो ना तो लोनी रास्ते में पड़ता है। लोनी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मेरठ की तरह। टॉप की सिटी है, सबसे ज़्यादा प्रदूषण इसका खराब है IQ एयर। एयर क्वालिटी है लोनी की खराब। ठीक है, नाम याद रखना ये, क्योंकि सिटी का है और टॉप की सिटी है ये लोनी। मोस्ट वो है पोल्यूटेड कैपिटल कौन सी है? पॉल्यूटेड कैपिटल, सबसे ज़्यादा प्रदूषण किस कैपिटल में वर्ल्ड में? न्यू दिल्ली। पहले सिटियों में भी आती थी लेकिन सिटी से हटके अभी कैपिटल में रह गई, मतलब सिटी में नहीं है टॉप पे। अगर कैपिटल के हिसाब से कहें तो टॉप पे यही है, न्यू दिल्ली। और सिटीज़ में कौन है? लोनी। लोनी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और सबसे क्लीनेस्ट सिटी है साउथ अफ्रीका में। उसका नाम बड़ा अजीब सा है, मैं भूल नहीं पाऊंगा। सबसे क्लीनेस्ट सिटी है साउथ अफ्रीका में। क्या क्लीनेस्ट सिटी? अब ऐसी लिस्ट में तो नहीं है, होगा लेकिन इंडिया का अपना ही होगा ना, तो यहाँ पे वर्ल्ड में ऐसा क्लियर नहीं होगा। ये मिलेंगे फिर आपको कि पहाड़ी क्षेत्रों में मिलेंगे फिर, क्योंकि वहाँ प्रदूषण इतना है नहीं। ठीक है, सबसे क्लीनेस्ट सिटी है साउथ अफ्रीका में, एक जगह है उसकी है, ये है शायद न्यू वो ट्रिविल है, ये है उस नाम उसका। जो क्लीनेस्ट सिटी है वो है वर्ल्ड की सबसे साफ सिटी, IQ एयर जगह सबसे साफ है, क्लियर है, वो ये है। ठीक है, ये रखना लोनी उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली है कैपिटल्स में टॉप पे, लोनी है सिटी में, पाकिस्तान है फर्स्ट प्लेस में।
ठीक है, स्विस फॉर्म है, IQR कहाँ की फॉर्म है, स्विस फॉर्म है, ये भी आपको याद रखना है। G7 समिट 2026 कहाँ होगा इस बार का, फ्रांस। और कोई बताओ, G7 समिट कहाँ होगा, कनाडा। हाँ, अभी जयशंकर कहाँ जा रखे हैं विदेश मंत्री, फ्रांस। तो वहां पे अभी विदेश मंत्रियों की मीटिंग चल रही है G7। लेकिन क्या इंडिया G7 का पार्ट है, क्यों, अभी क्या इंडिया उसमें सिर्फ पार्टनर्स में आता है, बुलाया जाता है उन्हें, ठीक है। तो इस बार कहाँ हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है। तो अभी वहाँ मीटिंग किसी चल रही है, विदेश मंत्रियों की मीटिंग चल रही है फ्रांस में। ये होना है जून में, जून में है, जिसमें अब PM मोदी भी जाएंगे, ठीक है। G7 की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, कब बना था G7, 1975 में G7 का गठन होता है। कौन कौन सी कंट्रियां हैं, नाम बताओ। हाँ, हाँ कनाडा है ही, कनाडा रहेगा। और जापान, USA, कितने गिन लो, गिनो हाथ पे गिनो, USA, कनाडा, फ्रांस, जापान है, इंग्लैंड, वही यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं इसे, और इटली, और को बचा, एक बचा अभी, बताओ। सारे हो गए, गिन तो लिए तुमने। देखो USA, अगर वहाँ से देखते हैं USA और कनाडा, ठीक है। अब यूरोप की तरफ आते हैं तो क्या, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूनाइटेड किंगडम, और इधर से एशिया से एक कंट्री, जापान। रशिया कब ज्वाइन हुआ था इसमें, रशिया कब ज्वाइन किया था G7 को, 1998 में रशिया ने G7 को ज्वाइन किया। इसका नाम तब क्या हो गया था, G8, G8 हुआ था। 2014 में क्या होता है, क्या करता है रशिया, 2014 में रशिया क्रीमिया पे अटैक कर देता है, क्रीमिया को कब्जे पे ले लेता है। किधर है क्रीमिया, यूक्रेन की तरफ, ऊपर देखोगे यहाँ क्रीमिया दिखता है, नीचे है ना, ब्लैक सी की तरफ नीचे, ठीक है। तो उस पर कब्जा कर लेता है, और जब कब्जा करता है तो उसको बाहर कर दिया जाता है। फिर क्या होता है इसका, फिर ये बन जाता है G7, ठीक है। और कनाडा ने कब ज्वाइन किया था G7 को, 1976 में इसने किया था। कनाडा ने 1976 में G7 को ज्वाइन किया था, बना कब था, 1975 में। ये टॉप की जो अर्थव्यवस्था है दुनिया की, उनका एक ये संगठन है, ठीक है। और कुछ कंट्रीज को उसमें एज ए पार्टनर उसमें बुलाया जाता है, जैसे इंडिया को बुलाया जाता है। 98 एकेडमी अवार्ड 2026 किसको मिला है, सिनर्स को। अच्छा बताओ, और एकेडमी अवार्ड पता है, ऑस्कर अवार्ड, ठीक है, यूएस में ही होता है, ठीक है। किसको मिला है, जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना आपसे, ये गारंटी ले लो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन थे सारे सारे, जो इंडेक्स हैं या अवार्ड हैं, सारे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन हैं। आइए आएंगे आएंगे, किसी ना किसी पेपर में, सारे नहीं आएंगे, एक का दुक्का आएंगे। 98 एकेडमी अवार्ड 2026 बेस्ट पिक्चर अवार्ड किसको मिला है, वो मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर को। सिनर को सबसे ज्यादा नॉमिनेट हुए हैं, नॉमिनेशन में सिनर नंबर 1 पे था, लेकिन मिले किसको, वन बैटल आफ्टर अनदर को, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 116, और कोई है, बताओ। इसको रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को कौन, UN
यूएनडीपी क्या नाम है, फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यूएनडीपी। वो है ना यूएन, पता नहीं क्या यूएनएसडीपी ऐसे कुछ नाम है पूरा उसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ऐसा पूरा नाम है इसका। तो यूएन यूएन करता है, ठीक है, यूएन की एक संस्था है वो करती है। तो ये इंडिया की रैंक कौन सी है? 116। कितने कंट्रीज में? 147 कंट्रीज में इंडिया की रैंक कौन सी है? 116। इससे पहले इंडिया की रैंक क्या थी? 118। 2 रैंक का इजाफा किया है, ठीक है। 118 थी, अब कितनी हो गई है? 116। अनहैप्पीएस्ट कंट्री सबसे कौन सी है? अफगानिस्तान सबसे 147 नंबर पे ही है, ठीक है। इस पे तुम्हारे हो क्या? अरे यार, ठीक है। 147 नंबर पे कौन है? टॉप पे कौन है? फिनलैंड। नंबर 2 पे कौन है? नंबर 2 पे कौन है? आइसलैंड। आइसलैंड अगर आप उधर देखोगे ग्रीनलैंड की तरफ दिखोगे आपको तो आइसलैंड दिखेगा आपको। आयरलैंड है, फिर आइसलैंड है, फिर ग्रीनलैंड पड़ता है ना आगे, आइसलैंड वहां पे है, ठीक है। थर्ड नंबर पे कौन है? फर्स्ट पे है फिनलैंड, 9 बार लगातार, ठीक है। लगातार 9 बार आना बहुत बड़ी बात है, उसको हराना ही मुश्किल हो गया इस पे अब, ठीक है। सेकंड पे आइसलैंड, थर्ड पे कौन है? डेनमार्क। नॉर्डिक कंट्री हर समय टॉप पे रहती है इनमें। आपको मैंने शायद लास्ट टाइम पढ़ाया था कि क्यों है, हैप्पीनेस रिपोर्ट में क्या क्या निकलता है, किस बेस पे करते हैं। सोशल नेटवर्क खत्म किया उन लोगों ने वहाँ पे अपना, जैसे ऑस्ट्रेलिया यूएस में सोशल नेटवर्किंग सारे बच्चे हैं भी उसमें, लेकिन वहाँ जैसे सत्ता ही हो रही है ख़त्म कर रहे हैं वहाँ भी। ऐसी जो आपके नॉर्डिक कंट्री हैं वहाँ उन्होंने बहुत कम कर दिया है। अब सोशलाइज ज़्यादा हो रहे हैं लोग, सोशलाइज ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, जो भी है, पढ़ाई अपना है उस पर, बजाय फ़ोन के। ये सोशल नेटवर्किंग साइट पर जाके अपना टाइम बर्बाद, 2.5-3 घंटे बच्चे निकाल देते हैं इसमें। एक रिपोर्ट के हिसाब से, या यूएस है या ऑस्ट्रेलिया कहीं भी है, 2.5-3 घंटा साल महीने दिन का, मैंने बोला दिन का, उसमें बर्बाद करते हैं रील देखने में। ये सच है, रिपोर्ट पढ़ना, उस रिपोर्ट में पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे मजेदार बात है कोस्टारिका की। कोस्टारिका कहाँ पे है? अगर आप उसमें देखेंगे इस पे साउथ अमेरिका में वेनेजुला, इधर इस तरफ वेस्टर्न टाइप है ना, पश्चिम की तरफ देखोगे इक्वाडोर इस तरफ कहीं पे, तो कोस्टारिका दिखेगा आपको, है ना। कोस्टारिका नीचे देखो उधर, वो इक्वाडोर है ना, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका, ये बीच में आता है इसके, ठीक ठीक है। तो ये कमाल की बात तो ये है कि इसने 2023 में इसकी रैंकिंग थी 23वीं, 2023 में इसकी रैंक थी 23rd, आज की डेट में इसकी रैंक है 4th। अब कितना छोटा कंट्री है, 23 से जंप मारा चौथे पे, हम 2 पे जंप मारा 16 पे बस, ठीक है। तो आपको रैंकिंग क्या रखना है। क्वेश्चन ये भी आता है कि कोस्टारिका की, क्योंकि सबसे ज़्यादा तारीफ कोस्टारिका की हो रही है इस बार रिपोर्ट में, तारीफ का काम तो उसी ने किया है कि जो आज जो कंट्री 23 व 24 नंबर पे थी वो सीधे चौथे नंबर पे पहुंच गई। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 का जो है वो किसको मिला है? किसको मिला है? इतने ऐसे है तेज, किसको मिला है? अब सीधे मैंने गलती से यहाँ छोड़ दिया ऑप्शन, तो मान ली मैं लिखना भूल गया यहाँ पे। तमिल लेटर है, इनको मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड। क्या है इसमें, कितना कैश प्राइस है, कब शुरू हुआ था, ये बताओ मुझे। 19 19 क्या है?
1960s, 60s में तो 60 से लेके और 69 तक आते हैं पूरे। बताओ। 1961 में इस पुरस्कार की शुरुआत होती है। ठीक है, 1961 में। अब पहले बार जो पुरस्कार मिलता है कब मिलता है? 1965 में। 1961 में शुरू हुआ, 1965 में पहली बार दिया जाता है। ठीक है, पहली वुमेन बताओ जिसने ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था। पहले तो हर बार पूछते हैं पहला कौन था। देवी वर्मा। अच्छा, बताओ। आशा पूर्णा देवी है, 1976 में पहली वुमेन थी जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था। ठीक है, कैश प्राइज कितने हैं इसका? ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितना कैश प्राइज है? 11 लाख रुपए कैश प्राइज मिलता है इसमें। और सरस्वती माता है उनकी एक छोटे सा एडल मिलता है। ठीक है, और क्या है? साइटेशन, एक जो काम पर टाइप लिखा हुआ था जो होता है ना देते हैं इसे, वो मिलता है पूरा इसमें, साइटेशन भी मिलता है मेनली। पर ये क्या है, क्वेश्चन क्या है? 11 लाख रुपए इसमें कैश प्राइज है। 1961 में शुरू हुआ। इस साल का किसको मिला है? तमिल लेटर वेरी मुथु को 11 लाख का कैश प्राइज है। ठीक है, और कितने लैंग्वेजेस में है ये? हैं, बताओ। ज्ञानपीठ कितने लैंग्वेज में मिलता है? 24। 22 प्लस 2, हिंदी प्लस इंग्लिश। 22 लैंग्वेज तुम्हारी है ही ना, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई, कहीं भी लिखी हुई है कहीं पे? कहाँ कहीं लिखी हुई? बता दो मुझे ना, कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 लैंग्वेज है उसको नहीं, पर्टिकुलरली किसी की लैंग्वेज है जो 22 लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, वो क्या है? वो किसी पर्टिकुलर जनजाति की है या किसी जगह की है? अब हिंदी में तो पहाड़ी लैंग्वेज भी तो हिंदी में आती है। चाहे आप यहाँ गढ़वाली देखो, कुमाऊनी देखो, आप चाहे नेपाली तरफ ले जाओ, ये सारी क्या है? हिंदी ब्रह्मी लिपि से निकलती है ना सर, सारी हिंदी लैंग्वेज है ना सर ये। तो आप इसको पर्टिकुलर रीजन का नहीं है ना ये, लेकिन कोंकणी है पूरे ऑल इंडिया में? नहीं। मराठी क्या पूरे ऑल इंडिया में? नहीं। तो वो 22 लैंग्वेज होती है वहाँ पे। पंजाबी क्या पूरे ऑल इंडिया में? नहीं। तो इसलिए 22 प्लस 2 हो रहे हैं, कितनी हो गई? 24। ठीक है, दिखाता है। रिसेंटली एक न्यूज थी खर्ग आइलैंड की, किस गल्फ में है ये न्यूज में चल रहा है ना, खर्ग आइलैंड किस गल्फ में? पर्सियन। बताओ। पर्सियन गल्फ में किस लिए फेमस है खर्ग आइलैंड? ईरान का जो मोस्टली ऑयल का सप्लाई होता है इसी आइलैंड से होता है। अगर आप ईरान का जो बॉर्डर देखते हैं ना, पर्शियन गल्फ का इलाका जो है ऐसे में, ठीक है, तो यहाँ पे है वो। होमरूज तो आपका इधर पड़ता है ना, ठीक है, तो ये पर्शियन गल्फ यहाँ पे है। ठीक है, यूएस इस पे स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहा है ना, किसी को तो तबाह करने की सोच रहा है कि हम इसको कब्जा कर लें बस। ठीक है, तो ये इस समय पूरे न्यूज में, खर्ग आइलैंड। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में किस कंट्री ने टॉप पे रहा मेडल टैली में? चाइना और रशिया। पहले ये हुआ कहाँ है? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स हुई कहाँ है इस बार? ये हुआ कहाँ है? कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम।
जेलैंड में, ठीक है। और इस बार टॉप पे है इंडिया। इंडिया में ही हुआ और टॉप पे कौन है मेरे टेली में? इंडिया ही है। साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको मिला इस बार का? ममता कालिया, साहित्य अकेडमी अवार्ड ममता कालिया को, ठीक है। और बताओ। बुक का नाम क्या है जिसके लिए मिला इन्हें ममता कालिया को? जीते जी इलाहाबाद, उसके लिए मिला इस बार का इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड हिंदी लैंग्वेज में। अलग लैंग्वेज में है ना वो भी, ठीक। ये इंग्लिश के राइटर हैं जितेंद्र, इनको मिला है पंजाबी राइटिंग में। और परशुन बंदोपाध्याय को मिला है बंगाली राइटिंग में। और हिंदी में मिला किसको? ममता कालिया को। इसमें हाँ, इसमें 24 है इसमें, ठीक है। तो आपको बेसिकली दो नाम रखने हैं, ममता कालिया और नवदेश सरन को, क्योंकि ये इंग्लिश में मिला है। हिंदी में उनको मिला ममता कालिया और इंग्लिश में नवदेश सरना को। तो वही है 24-25। नौरूज किसका फेस्टिवल है? नौरोज किसका फेस्टिवल है? कौन से रिलीजन का न्यू ईयर का फेस्टिवल मानते हैं नौरोज को? ये और मिडिवल हिस्ट्री पढ़ी थी? पढ़ी है मिडिवल हिस्ट्री? दिल्ली सल्तनत, आ रहा है यार दिल्ली सल्तनत से कुछ? उसमें है ना कहीं पे, जब आप स्लेव डायनेस्टी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। किसने, किसका है? जैन, ठीक है। पर्शियन, ठीक, पर्शियन ही है, इसी को पर्शियन बोलते हैं, ठीक है। पर्शिया कहाँ से थे? ये कहाँ पे थी ये? ईरान, जो आज का ईरान है वहाँ थे, ठीक है। तो किसका त्योहार है इनका? नवरोज। मिडिवल उसमें हिस्ट्री में है ये, एक शाह शुरू करता है ना बादशाह फिर से नवरोज फेस्टिवल को, तो वही है ये। अभी शायद 22-23 तारीख को इन्होंने मनाया है, ठीक है। ये सारे करंट अफेयर के सिंगल लाइन क्वेश्चन है, मल्टीपल उसमें बनेंगे जहाँ तुम्हारे साहित्य अकादमी अवार्ड है। आजकल आ रहे हैं ना मल्टीपल लाइन्स में कि अब एमसीक्यू जो बन रहे हैं अब, तो वो ध्यान रखना कब आए, स्टेप्स आएंगे। पहला भी याद रखना कि पहला साहित्य अकादमी अवार्ड या कोई सा अवार्ड किसको मिला है, मतलब जो लिटरेचर में मिल रहे हैं आजकल। और ये करंट के जो पेपर आएंगे नज़दीक आपके, उनमें से मोस्टली पूछे जाएंगे। मोस्टली इसमें है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रैंकिंग से लेके आपके हर चीज़, ठीक है। टाइम क्या हो गया?